नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस क्राइम सीरियल में, जहां पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा इसके रिगार्डिंग ईटियोलॉजी और क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन को। आज हम अपने इस अबॉर्शन सीरियल का दी एंड करेंगे लास्ट वन सेगमेंट का डिस्कशन करके। आज के सेगमेंट में जो कंटेंट इंक्लूड होने वाला है उसमें मेजर डिस्कशन चलेगा रिगार्डिंग मैनेजमेंट मेथड ऑफ अबॉर्शन। मैनेजमेंट मेथड के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक एक्ट भी है, MTP एक्ट, जो आप वहां पढ़ेंगे। यहां मैं आपको बताऊंगा उसी एक्ट में या और भी जो डिवाइस और टेक्निक यूज की जाती है इसके मैनेजमेंट में, वो अपना डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट पोर्शन पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा आइडिया एक स्मॉल डिस्कशन का भी है, जिसमें शामिल किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन। मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन ये एक्सप्लेन करती है कि जो फीटल डेथ यूट्राइन कैविटी में हो जाती है उसका एक्सपल्जन मेथड क्या है। आइए समझिए इस कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन को सामने प्रिपेयर मेथड से। तो बात कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट पोर्शन से पहले मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन। यहां जो सामने लिखा हुआ है उसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इन लाइनों को अपन डील करेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा। अबॉर्शन की मैकेनिज्म को टाइम ड्यूरेशन में बांट दिया गया। वो अबॉर्शन जो 8 वीक तक होते हैं, सेकंड 8 से 14 वीक, लास्ट वन 14 से 22 वीक। 3 सेगमेंट कर दिए। 8 वीक तक का मतलब है बहुत ही जल्दी इनिशियल पीरियड में, और वो पीरियड ऐसा है जहां फीटल ग्रोथ बहुत कम है, जो मटेरियल है प्रेगनेंसी वाला वो बहुत कम है। उस समय यदि अबॉर्शन होता है तो सारा मटेरियल, फिर चाहे वो जितना भी बना हुआ प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस हो, एक साथ सारा मटेरियल कंप्लीटली कैविटी से एक्सपेल कर दिया जाता है। और वो सारा मटेरियल साइज में बहुत कम होता है, और वो कम मटेरियल सर्वाइकल ओस के बीच में भी देखा जाता है। 8 वीक से पहले बहुत कम आकार होने के कारण सारा मटेरियल अबॉर्शन के बाद एक्सपेल होता है, और वो सर्वाइकल रूट से जब निकलता है तो वहां देखा भी जाता है, इसलिए उसे कहते हैं सर्वाइकल अबॉर्शन। बात करें नंबर 2, 8 से 14। 8 से 14 वीक के बारे में बताने से पहले मैं आपको 14 से 22 का बता देता हूं। 14 से 22 वीक का मतलब है अबॉर्शन लेट हो रहा है। लेट इन द सेंस कि वहां प्लासेंटा डेवलपमेंट हो गया है, एमनियोटिक फ्लूइड डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। कहने को 8 वीक से पहले का जो बच्चा था उसके कंपैरिजन में 14 से 22 वीक वाला बच्चा आकार और स्ट्रक्चर में बड़ा है। तो वहां अबॉर्शन होने के बाद जो मटेरियल निकलता है वो लेबर के प्रिंसिपल की तरह निकलता है। जैसे लेबर में प्रिंसिपल होता है, पहले बच्चा बाहर आएगा फिर प्लासेंटा डिलीवर होगा, सेम ऐसे ही 14 से 22 में जितना बच्चा बना था पहले वो डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद प्लासेंटा सेपरेट होकर निकलेगा। मतलब एज लाइक प्रिंसिपल ऑफ लेबर, इसलिए उसे बोल देते हैं मिनी लेबर। तो कंपेयर करवाऊं दोनों में, सारा मटेरियल एक साथ निकल जाना 8 वीक से पहले सर्विक्स में देखा जाना, सर्वाइकल अबॉर्शन। सारा मटेरियल अल्टरनेट वे में पहले बच्चा फिर प्लासेंटा निकले लेबर की तरह, मिनी लेबर। और इन दोनों के बीच का जो समय है 8 से 14, उसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। 8 से 14 वाला 0 से 8 के अकॉर्डिंग या 14 से 22 के अकॉर्डिंग जा सकता है। मतलब या तो मटेरियल पूरा भी जा सकता है या फिर अल्टरनेट वे में भी जा सकता है। ये चीजें सामने बताई जा रही हैं। आइए देखें। टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर दिया गया सामने, उस पर अटेंशन से देखें। एक टाइम बोल दिया 8 वीक से पहले, एक बोल रहे हैं 8 से 14 वीक, एक नाम ले दिया 14 वीक के बाद। क्या हो रहा है, 8 वीक से पहले जो था वहां पर यह कहा गया सारा मटेरियल एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, और वो सर्विक्स में होने के कारण सर्वाइकल अबॉर्शन कहलाता है।
14 वीक वाला बोल रहे हैं ये किसकी तरह होता है, लेबर की तरह, तो नाम मिनी लेबर दे दिया। लेबर का मतलब पहले फीटस आ जाएगा, उसके बाद में प्लासेंटा डिलीवर हो जाएगा। ये वाला जो है बीच में जो है, तो या तो ये इसके अकॉर्डिंग हो सकता है या इसके अकॉर्डिंग, दोनों में से कोई भी कंडीशन। तो मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन यह एक्सप्लेन करना चाहती है कि अबॉर्शन के बाद जो डेड प्रोडक्ट होता है किस सीक्वेंस में बाहर निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। यदि हमारे पास एग्जाम एमसीक्यू में टर्म आ जाए तो हमसे वो अनजान ना रह जाए कि सर्वाइकल अबॉर्शन, मिनी लेबर जैसे टेक्निकल वर्ड भी हमने सुने थे। सारे के सारे प्रोडक्ट का शुरुआत के दिनों में पूरा बाहर निकल जाना, सर्विक्स में देखा जाना, सर्वाइकल अबॉर्शन 0 से 8। सारे प्रोडक्ट का अल्टरनेट वे में पहले बच्चे का फिर प्लासेंटा का आना, मिनी लेबर 14 से 22 वीक, और इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हो जाना, इनके बीच का टाइम 8 से 14। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैकेनिज्म के बारे में। बात करते हैं अपन अपने मेजर पोर्शन की, मैनेजमेंट पोर्शन की। मैनेजमेंट पोर्शन के अंदर क्या बताया जा रहा है, तो देखें। उस मैनेजमेंट पोर्शन में अपन डिस्कस करेंगे दो मेथड। अबॉर्ट जो हो गया डेड फीटस, मैकेनिज्म में अपन देख रहे थे कि डेड फीटस की डिलीवरी कैसे होती है। आपको यदि याद हो तो फर्स्ट लेक्चर इस अबॉर्शन के बारे में जो लिया गया था, वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, इनिशियल और डेफिनेटिव। जहां इनिशियल में बार बार आपको बोल रहे थे ब्लीडिंग को असेस करना है पैड काउंटिंग करके, वहीं डेफिनेटिव में मैंने बोला था कि जितना जल्दी हो सके मरे बच्चे को बाहर निकालो, नहीं तो ये मरा बच्चा मां में कर सकता है कॉम्प्लिकेशन। और उसके लिए आपको बताए थे दो तरीके होते हैं, मेडिकल मेथड या सर्जिकल मेथड। कल के लेक्चर में भी जब क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन देख रहे थे तो वहां भी बार बार मैनेजमेंट पोर्शन में मैं डील कर रहा था मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो 100% आज के लेक्चर में जो मैनेजमेंट वाला कंटेंट आपको प्रेजेंट होने वाला है वो भी इस दो कैटेगरी को फॉलो करेगा, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के बाद उसे बाहर निकालने के दो संसाधन हैं, गोली दवाई के द्वारा या औजार के द्वारा। डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट वन मेडिकल मेथड। मेडिकल मेथड अपने आप में रिप्रेजेंट करेगा यूज ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन। और यहां पे अपन बात करेंगे बहुत फेमस ड्रग्स की। वो ड्रग्स क्या हैं, किस रूप में आती हैं। तो मेडिकल मेथड में ड्रग्स का नाम ही आने वाला है, और वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं, किस किस नाम से मार्केट में यूज ली जाती हैं, उन सब का डिस्कशन यहां होगा। तो आ जाइए, मरे हुए बच्चे को यूटेराइन कैविटी से दवाइयों की मदद से बाहर निकालें ताकि ये गर्भवती मां में किसी प्रकार का और संक्रमण या कॉम्प्लिकेशन ना कर सके। तो मेडिकल मेथड कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। मेडिकल मेथड में यहां पे सामने बोर्ड पे 3 हेडिंग बनाई हुई है। तीनों हेडिंग का क्या मीनिंग निकलता है, वन बाय वन अपन उन्हें डील करते हैं। तो इस कैटेगरी में पढ़ना शुरू करें। फर्स्ट वन लिखा हुआ है डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस बहुत फेमस होता है हमारे मेडिकल फील्ड में, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ड्रग होती है। तो यहां ड्रग ऑफ चॉइस को लेके मैं आपको 3 लाइन दूंगा। जैसा मैंने बहुत बार प्रैक्टिस में आपको सिखाया है, सामने वाला सरल पूछे सरल जवाब दो, सामने वाला समझदार बने तभी आप अपनी समझदारी दिखाएं। तो यहां ड्रग ऑफ चॉइस में 3 स्टेटमेंट सामने लिख रहा हूं मैं, वो क्या है एक एक करके उन्हें देखें। सिंपल पूछे आपसे डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अबॉर्शन, एकदम सिंपल आपसे पुटअप करे एग्जामिनर, डीओसी फॉर अबॉर्शन, तो आंसर आपका क्या जाएगा। यदि थोड़ा उसने चेंज किया, ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, या और चेंज किया ड्रग ऑफ चॉइस
सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, तो ऐसे करके 3 स्टेटमेंट आपसे ड्रग ऑफ चॉइस में एग्जामिनर डिमांड कर सकता है। क्या आंसर देना है हमें हर बार, उसको बताने के लिए हमें तैयार। सिंपल पूछे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अबॉर्शन, आंसर देना है प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि यह बात उस जमाने से रटी हुई है जहां 3 दवाओं का नाम एक साथ लिया जाता था। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेबर ऑक्सीटोसिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अबॉर्शन प्रोस्टाग्लैंडिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेमरेज मिथार्जिन। वहां से हमें याद है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अबॉर्शन जब भी है आता तो आंसर में प्रोस्टाग्लैंडिन ही है जाता। एक बात नंबर 2, अब स्पेसिफाई करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक, सेकंड ट्राइमेस्टर यहां पे अकॉर्डिंग 13 से 22। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आपको आंसर चेंज नहीं करना है, यही देना है प्रोस्टाग्लैंडिन। और लास्ट वाले को सुन लीजिए, ESIC एंट्रेंस में MCQ भी बना हुआ है। सेकंड ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो वहां यह कहा जाता है यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर है आ जाता तो बच्चे का हमें बड़ा आकार है दिख जाता, और बड़े आकार के लिए मजबूत कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला एजेंट ही मार्केट में आता, और उस समय हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन अकेला कुछ नहीं कर पाता। इसे ध्यान रखते हुए इससे पावरफुल ड्रग को IV इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है, नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ड्रग को IV इन्फ्यूजन में, ताकि डोज कैलकुलेशन परफेक्ट हो सके, यूज करना है हमें यदि कोई अबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में टर्मिनेट हो रहा है। तो यहां स्पेसिफाई ये बोलने पे ही आपको आंसर प्रोस्टाग्लैंडिन चेंज करके देना पड़ेगा ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। दिस वन इज द MCQ आस्क इन द ESIC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 3 ड्रग ऑफ चॉइस। अब बात करें यहां पे कि इन 3 में 2 बार जवाब प्रोस्टाग्लैंडिन गया, तो 100% ज्यादा बोलबाला प्रोस्टाग्लैंडिन का है। और यदि ज्यादा बोलबाला प्रोस्टाग्लैंडिन का है तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए ही आपको सामने बोर्ड पे 2 चीजें बता रहा हूं, नेचुरल और मार्केट। प्रोस्टाग्लैंडिन शरीर में भी मिलता है और बाहर भी मिलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत प्रकार का शरीर में मिलता है और बहुत प्रकार का मार्केट में मिलता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो पर्टिकुलर मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं, मैं सिर्फ उनके नाम लूंगा। तो आता हूं पहले नेचुरल पे। वैसे तो हर मेल हर फीमेल में कई सारे प्रोस्टाग्लैंडिन मिलते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल प्रेगनेंसी में अपने शरीर में 3 प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करती है। 3 का, सिर्फ पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में। कौन कौन से हैं वो नाम सुनते हैं। उन 3 के नाम हैं PG, E1, PG, I2, PG, F2 अल्फा। ये कंटेंट मैं अभी नेचुरल में लिख रहा हूं। कंप्लीट प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट फीमेल अपने शरीर में प्रेगनेंसी स्पेसिफिक 3 प्रोस्टाग्लैंडिन डेवलप करती है। बोर्ड पे नाम लिख दिए हैं E1, I2, F2 अल्फा। कहां कहां से बनते हैं वो मैं आपको बताना चाहूं तो देखेंगे करके। ये अपने पास जो है PGE1, ये बनता है एमनियन से। एमनियन प्रेगनेंसी की देन है। ये जो I2 है ये बनता है मसल्स वाली लेयर से, जिसका नाम मायोमेट्रियम है। F2 अल्फा को बताया जाता है फॉर्मेशन होता है डेसिडुआ से। तो जैसा कि आप जानते हैं डेसिडुआ हो या एमनियन हो, फीमेल की बॉडी में ये केवल प्रेगनेंसी के समय ही बनती हैं। तो 100% ये स्ट्रक्चर जो यहां बन रही है नेचुरल वे में, वो केवल प्रेगनेंसी की है। नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन अपन ने इसको एक्सप्लेन भी किया है पहले कि इन्हीं नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन के बाहर आ जाने से पेन स्टार्ट हो जाते हैं, ROM में, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में, वो सब। अब बताऊंगा मैं आपको मार्केट में मिलने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन। और यदि 15 मिनट के डिस्कशन के बाद आपका माथा बोलने लगे
कि क्यों सामने स्मार्टफोन वाला मास्टर प्रोस्टाग्लैंडिन के पीछे पड़ा है, तो याद दिलाना चाहूं दोस्तों कि आज के टॉपिक के मैनेजमेंट का इकलौता यदि कोई राजा है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन कहलाता है, इसलिए उसका डिस्कशन सामने जारी है। बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट के अंदर 3 प्रकार की प्रिपरेशन अवेलेबल होती हैं। 3 प्रकार से आपको प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है। कौन कौन सा है तो बता दूं, नाम सुनो उसके एक एक करके। एक नाम अपने पास आता है मीजोप्रेस्टोल, और यह बड़ा ही जबरदस्त नाम है। एक नाम आता है डायनोप्रोस्टोन, और एक अपने पास सिंपल आता है डायनोप्रोस्ट। मार्केट में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिपरेशन 3 नाम से अवेलेबल है, मीजोप्रेस्टोल, डायनोप्रोस्टोन और डायनोप्रोस्ट। एक्चुअली इनमें कंटेंट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन का कौन सा डेरिवेटिव है वो भी मेंशन कर देता हूं, आप लोग नोट कर लें उसको। कौन सा डेरिवेटिव, तो मीजोप्रेस्टोल मार्केट वाला PGE1 है, डायनोप्रोस्टोन मार्केट वाला PGE2 है, डायनोप्रोस्ट मार्केट वाला PGF2 अल्फा है, और सामने बोर्ड पर पूरा संसार मेडिकल मेथड के ड्रग्स को एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया गया है। जहां मेडिकल मेथड में आपको 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर रहा हूं कि आपसे पहला सवाल बने ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, जैसा सवाल वैसा जवाब। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अबॉर्शन प्रोस्टाग्लैंडिन, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन आस्क इन ESIC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रेग्नेंट मदर कौन कौन से बनाती है, E1, E2, I2, F2 अल्फा। कहां से, एमनियन से, मायोमेट्रियम से, डेसिडुआ से। मार्केट में फेमस कौन कौन से मिलते हैं, मीजोप्रेस्टोल, डायनोप्रोस्टोन और डायनोप्रोस्ट। तो कई सारे प्रोस्टाग्लैंडिन का डिस्कशन सामने है, और हम बात करेंगे उस मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स का जो अबॉर्शन में यूज ली जाती है। जी हां, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं अपने दिमाग को लेकर के, उसे बोलते हैं MTP किट। तो अब की बार डिस्कशन में शामिल करेंगे अपन MTP किट को। तो नेक्स्ट वन, मेडिकल मेथड में MTP किट पे आते हैं। सामने देखो बोर्ड पे क्या लिख दिया गया, 50 डेज जुगाड़। क्या बोलना चाहता है तो गौर करें। MTP किट यहां देख ले, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग बोर्ड में विजुअलाइज हो रहा है। पैटर्न है कि एक ड्रग और फिर ये 4 कॉमन ड्रग, 4x1 कॉम्बिनेशन है, MTP किट कहला रहा है, और यही मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड यूज्ड कॉम्बिनेशन है। MTP नाम तो सुना होगा, ली होगी, दी होगी, कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा। तो यहां पे इसकी जो लिमिटेशन है, इसमें जो कंटेंट है, अपन उसको डिस्कस करते हैं। सामने बोर्ड पे डेज बता रखे हैं 50 डेज। कई बार जब इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है तो बहुत बार रिस्क ये बना रहता है कि ले या नहीं ले, सेफ है या अनसेफ है। तो फर्स्ट थिंग वो क्लियर कर रहा है अपने आप को, ये टाइम ड्यूरेशन बोल के 50 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग 1.5-2 महीने होते हैं। यदि प्रेग्नेंट हुए 1.5-2 महीने, लगभग 5-7 वीक हुए हैं, तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं। उससे ऊपर आप इसका यूज करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इस MTP किट में, आराम से मिलने वाली किट में कौन कौन सी दवाई कितनी कितनी होती है, बड़े ध्यान से सुन लें। कुल दवाइयां होती हैं 5। हर मेडिकल स्टोर वाला, हर पढ़ने वाला अलग अलग हिसाब से इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का रूल बताता रहता है। अपन क्या बता रहे हैं उस पर सुनते हैं। कुल दवाइयों की संख्या है 5, 4 एक जैसी और 1 एक जैसी। क्या उन कौन सी दवाइयां हैं वो? नाम है मीजोप्रेस्टोल। अभी आपने देखा, कहां था मीजोप्रेस्टोल, ये रहा मीजोप्रेस्टोल, नजर मार लो एक बार। मीजोप्रेस्टोल PGE1 मार्केट प्रिपरेशन।
इस मीजोप्रेस्टोल की तो होती हैं 4 गोलियां और एक होती है मैफीप्रिस्टोन। तो ये कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल होता है, इसे अपन नोट डाउन करते हैं कंप्लीट कंटेंट को। एक दवा मैफीप्रिस्टोन और कॉम्बिनेशन में दूसरी दवा मीजोप्रेस्टोल, ये अपने पास अवेलेबल कॉम्बिनेशन में है, तो बीच में लगा दिया जोड़ का निशान। इनका डिस्कशन और देखना चाहें कि मैफीप्रिस्टोन और मीजोप्रेस्टोल के बारे में हमें और क्या पता होना चाहिए, तो मीजोप्रेस्टोल के बारे में तो पता है कि ये मार्केट वाला PGE1 है और जैसा मैंने कहा इसकी गोली 4 होती है, तो टोटल टैबलेट आती हैं यहां पे 4 और डोज की बात करें तो वो है 200 म्यूग्राम। देने का मेथड तरीका मोस्ट प्रेफरेबली ये दी जाती है वेजाइनली। तो ये जानकारी मीजोप्रेस्टोल की, 4 गोली आएंगी वेजाइनली जाएंगी 200 म्यूग्राम कंसंट्रेशन की, नाम मीजोप्रेस्टोल PGE1। बात करें ये कौन है भाई मैफीप्रिस्टोन, तू क्या चाहता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, MCQ बना हुआ है कि इसका नेचर क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन का नेचर तो पता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा बच्चा गिराएगा। इसका नेचर क्या है, बड़ी ईमानदारी से सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, उस लाइन को देखें। मैफीप्रिस्टोन इज एंटी प्रोजेस्टेरॉन नेचर, एंटी प्रोजेस्टेरॉन नेचर, बस इतना लिखना ही काफी है। प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा एजेंट है कि वो रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, अब उसके खिलाफ कोई काम करेगा तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो जवाब देने के लिए तैयार रहें कि मैफीप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरॉन नेचर का होता है। कई बार एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाली ड्रग्स जब आती हैं तो स्टूडेंट माइंड में कैप्चर नहीं कर पाता है कौन सी किस ग्रुप की थी। अभी 2 नाम आ रहे हैं, मैफीप्रिस्टोन मीजोप्रेस्टोल, आगे और नाम आएगा मीथोट्रेक्सेट। मैफीप्रिस्टोन मीजोप्रेस्टोल मीथोट्रेक्सेट अलग अलग है सबका नेचर। फिलहाल मैफीप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरॉन, जैसा मैंने कहा ये टैबलेट 4 नहीं सिर्फ 1 है, 1 टैबलेट, कंसंट्रेशन 200 अब की बार mg है, म्यूग्राम नहीं है, और प्रेफरेबल रूट ओरल है। सबसे ज्यादा डिस्कशन 50 डेज सिस्टम का ही दिया जाएगा क्योंकि यही कॉमनली वर्ल्ड वाइड यूज होता है और इसी को आपने मार्केट में इस रैपर के साथ नोट भी किया होगा MTP किट। हालांकि ड्रग्स के और भी कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं, सामने बोर्ड पे लिमिट बताई गई है कि यदि ऐसा हो जाए हमारा भैया देने में देरी कर जाए तो 50 दिन सीमा पार कर जाए तो वो एकदम मजबूर नहीं होगा। उसके लिए मार्केट में 2 दुकानें और खुली है, 56 दिन 63 दिन। एक लिमिट क्रॉस करके बताई गई है, 50 दिन में आप चूक गए तो एक और ऑफर है, अभी मरे नहीं हो, 56 दिन का ऑफर भी है, 63 का भी ऑफर है। हालांकि मोस्ट कॉमनली 50 दिन का ही होना है। यहां एक चीज नोट करना, इससे ऊपर और कोई स्कीम नहीं है मेरे पास। तो लास्ट स्कीम कितने दिन की, 63 डेज की। 63 डेज का मतलब है लगभग पूरे 2 महीने। उससे ऊपर यदि फिटनेस सरवाइव कर गया, अबॉर्ट नहीं हुआ, तो दवाई की दुकान बंद हो जाएगी प्रोस्टाग्लैंडिन वाली, फिर आपको जाना पड़ेगा ऑक्सीटोसिन पे। बात समझे गहराई से। दवाइयों के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को लेकर अधिकतम आप कहां तक चल सकते हैं, 63 डेज तक। इससे ऊपर गए तो प्रोस्टाग्लैंडिन काम की नहीं रहती, ऑक्सीटोसिन लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको यहां पे एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी और वो लाइन ये बताई थी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस यदि है पूछी जाती तो जवाब ऑक्सीटोसिन है देकर जाती। तो आ जाते हैं अपन मार्केट में 50 डेज के बाद यदि और 2 दिन है तो क्या होगा उसमें, तो गौर से सुनना। मीजोप्रेस्टोल कॉमन है सब में कॉमन है, नया क्या है तो वो देखते हैं। यहां 50 डेज में अपने पास जो कॉम्बिनेशन आता है वो मीथोट्रेक्सेट का
प्लस पुरानी वाली मीजोप्रिस्टोल का, वहां 63 डेज में एक और एजेंट आ जाता है टेमोक्सिफेन का, और अपना वही पुराना मीजोप्रिस्टोल। तो मीजोप्रिस्टोल तो मोस्ट कॉमन है क्योंकि यही एक्चुअल में प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट है। ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन 50 दिन से ही पूछेगा। मीजोप्रिस्टोल दोनों में कॉमन है क्योंकि यही नेचुरल काम करने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन है। अलग से जो दो दवाएं आ रही है उनके बारे में अपन जान लें कि वो कौन कौन है। तो ये जो मीथोट्रेक्सेट है ये भी एंटी कैंसर है, और वहां जो टेमोक्सिफेन लिख दिया ये भी एंटी कैंसर है। अब आप ये सोचोगे कि साहब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में एंटी कैंसर का क्या काम? तो एंटी कैंसर दवा का पर्पस क्या होता है? ग्रोथ को रोकना। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ। एंटी कैंसर क्या है? ग्रोथ को रोकना। हम यही तो करना चाहते हैं, फीटस को डेड करके बाहर निकालना है तो उसकी ग्रोथ रोकनी पड़ती है। तो दोनों अपने पास 56 और 63 डेज वाला जो कॉम्बिनेशन है, जहां मीजोप्रिस्टोल कॉमन है वहां जो अनकॉमन दवाइयां मीथोट्रेक्सेट और टेमोक्सिफेन लेकर बताई जा रही हैं, दोनों नेचर में एंटी कैंसर है। इसका आईएम इंजेक्शन लगता है, इसकी ओरल टैबलेट आती है। तो यह अपने पास मेडिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट। एक बार फिर गो थ्रू कर लें, मेडिकल मेथड में हमने क्या क्या लर्न किया। मेडिकल मेथड में हमने सबसे पहले डिस्कस किया ये 3 कॉलम्स। ड्रग ऑफ चॉइस से सवाल बने तो जवाब क्या देंगे? नेचुरली कौन कौन सा अवेलेबल है, मार्केट में कौन सा अवेलेबल होता है। आगे बढ़े, 50 डेज जो मोस्ट कॉमन है यही पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहां जो लिख रहा है हर लाइन सवाल के तौर पे आ सकती है। मैफेप्रिस्टोन नेचर में क्या होता है, कई बार पूछा गया है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। किट आपको दिखाई गई, और उसके बाद ये 2 चीजें। आते हैं अब अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में 2-3 नाम हैं, उनके बारे में सुने। सबसे सिंपल, सबसे कॉमन जो नाम आपको याद करना है वो डीएनसी है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो इंस्ट्रूमेंट जो सारे आपको इमेज बेस्ड क्लासेस में दिखाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से करेंगे सर्वाइकल डायलेशन, यूटेराइन क्यूरेट इंसर्ट करके बाहर निकाल लाएंगे प्रेगनेंसी मटेरियल। डीएनसी मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड। सर्जरी ऑफ चॉइस यदि कभी भी यह पूछी जाती तो जवाब में इजीली देके आना है डीएनसी। अब मैं बात करूंगा डीएनसी के अलावा एक और नाम जो यूज लिया जाता है, वैक्यूम एस्पिरेशन या सक्शन इवैक्यूएशन। सामने बोर्ड पे देखें क्या नाम बताया जा रहा है। यहां पे एक नाम बोल रहा हूं मैं, ये वैक्यूम एस्पिरेशन, और दूसरा अपना जो चल ही रहा है डीएनसी वाला। वैक्यूम एस्पिरेशन बोल दीजिए, या इसी पे अपन नाम लिख सकते हैं सक्शन इवैक्यूएशन। प्रिंसिपल और मीन एक ही है। वैक्यूम का मतलब प्रेशर क्रिएट करना, और उस प्रेशर से एस्पिरेट, फीटस मटेरियल को एस्पिरेट करना। सेम चीज सक्शन, प्रेशर क्रिएट करना और उस प्रेशर से इवैक्यूएशन, बाहर निकालना। तो डीएनसी के जो अल्टरनेट हैं वो 2 वर्ड आ रहे हैं। अल्टरनेटिव वर्ड जो आ रहे हैं वो कौन कौन से? एक वैक्यूम एस्पिरेशन और दूसरा सक्शन इवैक्यूएशन। और जो मोस्ट प्रेफरेबली आपको बताया जाता है वो है डीएनसी। अब देखेंगे, जैसा यहां पे टाइम लिमिट को भी हाईलाइट कर रखा है, ये लिखा हुआ है अप टू 12 to 14 वीक, कह सकते हैं अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये लिखा हुआ है बियॉन्ड 12 to 14 वीक, मतलब बाद में भी। ऐसा नहीं है डीएनसी बाद में ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि डीएनसी बाद में ही करेंगे, डीएनसी बाद में भी कर सकते हैं, यह सोचने वाली बात है। तो हमारे पास सिर्फ 2 चीज, पहला डीएनसी, दूसरा सक्शन इवैक्यूएशन या वैक्यूम एस्पिरेशन।
पूरे 22 वीक में किसी भी समय सर्जरी ऑफ चॉइस के रूप में सवाल बने, जवाब डीएनसी। सर्जरी ऑफ चॉइस डीएनसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर डीएनसी, सेकंड ट्राइमेस्टर डीएनसी। जो दूसरे नाम जो आ रहे हैं उनकी लिमिट है कि उन्हें सेकंड में यूज नहीं कर सकते, वैक्यूम एस्पिरेशन को सेकंड में यूज नहीं कर सकते। तो आए देखें इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल। तो आते हैं अपन पहले लिमिटेड वाले पे। लिमिटेड वाले का नाम था सक्शन इवैक्यूएशन और एमवीए, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। इनके लिए क्या बताया गया, इनके लिए बताई गई लिमिट, और वो लिमिट क्या बताई गई, यूज अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक बात कि इनकी लिमिट है कि हम पहले ट्राइमेस्टर में ही यूज आएंगे, बाद में हम यूज नहीं आएंगे। दूसरी बात, ये जो एमवीए है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, कम्युनिटी लेवल पे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, और इसकी लिमिट पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी नहीं, फिक्स 7 वीक बताए गए हैं, 49 डेज। एमवीए कम्युनिटी लेवल पे अधिकतम 7 वीक के लिए होता है। यह भी एक सवाल है, लाइन नोट करते हैं। क्या लाइन बोली आपने, लाइन बोली कि जो एमवीए है वो किस लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, और उसकी लिमिट पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं, कितना बता दिया गया, 7 वीक, या अपन बोल सकते हैं 49 डे। सक्शन इवैक्यूएशन भी अपने बारे में बोलेगा कि मेरे सक्शन में जो प्रेशर होता है उसको भी जान लो। एग्जाम में एमसीक्यू आ गया तो आपका जवाब देने में आसानी रहेगी। सक्शन इवैक्यूएशन बोलता है मेरा प्रेशर फीटस एस्पिरेट करने के लिए लगभग आइडियली होता है 400 to 600 mmHg। लाइन, सक्शन इवैक्यूएशन के अंदर जो प्रेशर यूज हो रहा है वो लिमिट है 400 से 600 mmHg। तो ये अपने पास सर्जिकल मैनेजमेंट में जो लिमिटेड थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, उनके लिए बोर्ड पे दिखाई गई 3 लाइन है। अल्टरनेट नाम है सक्शन इवैक्यूएशन या एमवीए। पहला बोल रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर करेंगे, एमवीए बोल रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं, मैं तो 7 वीक तक ही रहूंगा। सक्शन इवैक्यूएशन बता रहा है अपना प्रेशर 400 से 600। आते हैं हम उस पे जिसका कोई भी नहीं है लिमिटेशन, कर सकते हैं कभी भी यूज, चाहे चल रहा हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या चल रहा हो सेकंड ट्राइमेस्टर, वो अपने पास डीएनसी है। उससे पहले पिक्चराइजेशन देख लेते हैं अपन इन दोनों की। तो एमवीए, सामने की तरफ जो डिवाइस बताई जा रही है मैनुअल वैक्यूम, तो मैनुअल वैक्यूम सिर्फ एक सिरिंज की तरह होता है। जैसा मैंने आपको कहा कम्युनिटी लेवल पे परफॉर्म करना है, तो कम्युनिटी लेवल पे परफॉर्म करने के लिए कोई बड़े सर्जिकल ट्रे की जरूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन थिएटर की नीड नहीं है। सिंपल एक सिरिंज से भी प्रेशर क्रिएट करके परफॉर्म किया जा सकता है। उस सिरिंज में अलग अलग वाल्व होते हैं, ये वाल्व का डायग्राम प्रेजेंटेशन है, और ये वैक्यूम कंटेनर होता है। सिंपल सिरिंज बैरल से सक्शन करके मटेरियल निकालना, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ये जो डिवाइसेस हैं एक डायलेटर की तरह काम आती हैं, डायलेट करने की हेल्प करती है। इसी सीरीज में बात करें सक्शन इवैक्यूएशन की, वो पूरा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में आप देखेंगे इस प्रकार का ये डायलेटर यूज किया गया, और डायलेटर यूज करने के बाद ये अपने पास सक्शन कैन्युला है। डायलेटर की मदद से सर्विक्स डायलेट करेंगे जिससे कैनुला इंसर्ट कर पाए, और कैनुला इंसर्ट करके मटेरियल का सक्शन करेंगे। सक्शन इवैक्यूएशन लगभग डीएनसी की तरह दिखता हुआ डायग्राम, लेकिन यदि होती डीएनसी तो आते वहां पे ए टू जेड सारे इंस्ट्रूमेंट, सिम्स स्पेक्युलम, कस्कोस स्पेक्युलम, यूटेराइन साउंड, क्यूरेटी, वो सब। यहां सिर्फ लिमिटेड चीज, रास्ता बनाइए, सक्शन कैथेटर घुसाइए, और ये डायग्राम आप लोग एक बार सामने देख कर जाइए, जहां केवल और केवल डायलेटर और सक्शन की मदद से परफॉर्म किया जा रहा है पूरा प्रोसीजर। आते हैं अपन अपने डीएनसी वाले प्रिंसिपल पे, डायलेशन एंड क्यूरेट।
जो मोस्ट कॉमनली प्रेफरेबल है, इसके लिए एक मेथड बताया गया है कि दो तरीके से परफॉर्म होती है। दो तरीके कौन कौन से होते हैं, बोर्ड पे लिखता हूं। एक बोलते हैं टू स्टेज मेथड, 2 बार में काम, और एक कहलाता है 1 स्टेज मेथड। 2 स्टेज और 1 स्टेज दो मेथड हैं डीएनसी परफॉर्म करने के। क्या अंतर है, डिफरेंस सुनेगा। हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत कॉमन है, एग्जांपल से आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। कंपेयर करें दोनों को, गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेटअप से। वो क्यों? गवर्नमेंट सेटअप वो जहां 9 बजे ओपीडी का गेट खुलने वाला हो तो उससे पहले बाहर 900 लोग कतार में खड़े दिखते हैं, वेटिंग। प्राइवेट सेटअप वो जो रात के 9 बजे बंद होने वाला हो तो पूरे दिन में भी 9 मरीज वहां नहीं दिखते हैं। मतलब टाइमिंग और क्राउड से मैं बता रहा हूं। सरकारी अस्पतालों में बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है, प्राइवेट में मरीज का इंतजार है। तो गवर्नमेंट सेटअप में क्या किया जाता है, जैसे ही 9 बजे डॉक्टर एंटर हुए, डीएनसी प्लान है, कहते हैं 1 से 10 फीमेल अंदर रूम में आ जाएं, प्रोसीजर रूम में। उन सब 10 फीमेल को वेजाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट इंसर्ट कर दी जाती है, मीजोप्रिस्टॉल। सबको एक साथ क्या करती रहेगी, वो मीजोप्रिस्टॉल जो वेजाइनली इंट्रोड्यूस करी, वो धीरे धीरे वहां पे अपना असर दिखा करके डायलेशन करना शुरू करेगी। 10 फीमेल एट ए टाइम प्रोसीजर रूम में है। अब उनमें से 1 बाय 1 अंदर डॉक्टर कॉल करेगा माइनर ओटी में डीएनसी परफॉर्म करने के लिए। हाँ भाई, 1 नंबर वाले माइनर ओटी में आ जाइए परफॉर्म। और जब वो ओटी में जाएगी तब उसका इंस्ट्रूमेंट से डायलेशन और क्यूरेट होगा। जब तक पहली वाली का प्रोसीजर चल रही होगा, दूसरे से लेके 10वें तक वाले वेट कर रहे हैं। दूसरे का प्रोसीजर चलेगा तो 8 से 10 तक वेट कर रहे हैं, 3 से 10 तक वेट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, यहां 2 स्टेज है। पहली स्टेज में सभी को दवाई की मदद से स्लो डायलेशन करवाना, और फिर जब जिसका नंबर आ जाए अंदर ओटी में, उसका कंप्लीट डीएनसी करना। गवर्नमेंट सेटअप की बात थी। प्राइवेट की बात करो, प्राइवेट जाना ही इसलिए जाता है कि वहां पे समय कम लगता है। तैयार बैठे हैं मरीज के इंतजार में, जैसे ही आते हैं एक बार में अंदर ओटी में ले जाके डीएनसी करके बाहर निकालते हैं। रैपिड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो इस चीजों को जो मैं बोल रहा हूं बोर्ड पर लिखता हूं ताकि आप को रिलेट कर सकें, जो आपने सुना क्या वो आपने देखा भी। तो देखें सामने बोर्ड पे 2 स्टेज। तो 2 स्टेज में 1 बाय 1 बोलता हूं। पहला क्या परफॉर्म किया, स्लो डायलेशन, सरकारी है साहब। और उसके बाद में क्या किया, रैपिड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ये कब, जब आप गए थे माइनर ओटी में। रैपिड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो ये अपने पास 2 स्टेप हो गई। वहां बात करें 1 स्टेज में, ये प्राइवेट है, इसमें एक ही बार में रैपिड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। आपको पूछे या जो मैंने बताया उससे कुछ सीखा हो तो वो ये सीख सकते हो कि जो स्लो डायलेशन था वो किससे करा था, अपन ने ड्रग्स से। और ये वाला जो काम किया था वो किससे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से। सेम इसी प्रकार ये सेम लिखा हुआ है, तो ये किससे करा अपन ने, इंस्ट्रूमेंट से। तो ये अपने पास आइडियल मेथड, सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन मैनेजमेंट, डीएनसी के बारे में डिस्कशन था। इसका भी आप पिक्चराइजेशन देखें तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट, ये अपने पास स्पेक्यूलम है। ये जिस प्रकार का स्पेक्यूलम है इसका नाम कस्कोस होता है। सिंपल सा टंग डिप्रेसर की तरह होता तो सिम्स होता, लेकिन पूरा क्लचर की तरह है, नाम कस्कोस। पास क्यूरेट इंसर्ट करी जा रही है,
जो क्यूरेट जाकर के मटेरियल को कुचर कुचर के दीवार से अलग करके इवाकुएट करेगी। डीएनसी को विजुलाइज करने वाला, बताने वाला, दिखाने वाला आपके सामने ये डायग्राम। तो यहां पे आकर के मेडिकल और सर्जिकल दोनों मेथड कंप्लीट हो जाते हैं, या ऐसा बोलूं कि मैनेजमेंट मेथड कंप्लीट हो जाता है। और आज के लेक्चर की जो हेडिंग थी मैनेजमेंट, उसके साथ अबॉर्शन वाला पूरा एक सीरियल भी खत्म हो जाता है। खत्म करते हैं लास्ट की 2 लाइनों के साथ। वो लाइनें बोर्ड पे देखें क्या लिखी हुई है। एक नाम लिखा हुआ है हाइपर ऑस्मोसिस, एक नाम है ब्लाइटेड ओवम। ये टर्म है। पहली है हाइपर ऑस्मोसिस। हाइपर ऑस्मोटिक प्रिंसिपल होता है, हल्का सा याद कराऊं, एमनियोटिक फ्लूइड के कंपैरिजन में तो बताया गया था एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर आइसोटोनिक होता था। वहां अपन ने कुछ सीखा था, वो ये कि बाहर की कैविटी एमनियोटिक कैविटी और अंदर है ये फीटस, दोनों का नेचर यदि आइसोटोनिक होगा तो मूवमेंट नहीं होती है, फ्लूइड मूवमेंट। यहां से अंदर या अंदर से बाहर मूवमेंट तभी होती है जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। यदि ऐसा करें, एमनियोटिक फ्लूइड को हाइपर ऑस्मोटिक बना दें, एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर की तरफ है उसे हाइपर ऑस्मोटिक बना दें, तो वो पानी बच्चे से बाहर की तरफ खींचेगा, और यदि ऐसा होगा तो फीटस श्रिंक होकर डेड हो जाएगा। यह भी अबॉर्शन का एक मेथड होता है जो वर्तमान में यूज नहीं लिया जाता। हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ अबॉर्शन, रेयरली यूज एट प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में कम यूज लिया जाता है हाइपर ऑस्मोटिक। तो हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरमेंट से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन। एक टर्म है ब्लाइटेड ओवम, इसका मीनिंग सुने। ब्लाइटेड ओवम बताता है कि डेवलपमेंट में शुरुआत में जितनी बेसिक स्ट्रक्चर बनती है, प्लासेंटा, कैविटी, योक सैक, अम्बिलिकल कॉर्ड, जर्म लेयर सब बने, पर गैस्ट्रेशनल सैक बनने के बाद, एमनियोटिक कैविटी बनने के बाद उसमें फीटस डेवलप नहीं हुआ। फीटस डेवलप करने के लिए जितने और जुगाड़ चाहिए थे वो सब बन गए, पर वास्तव में डेवलप जिसे होना था उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो चीज ब्लाइटेड ओवम, लैंग्वेज आती है गैस्ट्रेशनल सैक विदाउट एम्ब्रियो। थैला तो है पर वो खाली है, अंदर टाबर नहीं है। तो इस सीरीज के साथ तीनों लेक्चर का होता है एंड रिगार्डिंग अबॉर्शन। अबॉर्शन का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन और इटियोलॉजी वाला, सेकंड लेक्चर क्लासिफिकेशन वाला, और आज का थर्ड लेक्चर मैनेजमेंट वाला। आज के थर्ड लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन का करें रिव्यू। तो स्टार्ट किया मैकेनिज्म से, टर्म आई सर्वाइकल अबॉर्शन और मिनी लेबर, डायरेक्ट आ गए मैनेजमेंट पे, मेथड लिया मेडिकल, 3 उसमें कॉलम, ड्रग ऑफ चॉइस, नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन और मार्केट प्रोस्टाग्लैंडिन। आफ्टर दैट मोस्ट कॉमनली यूज्ड 50 डेज पिल, उसका डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिवली 2 और होते हैं। आगे सर्जिकल पे, सर्जिकल में मेन डीएनसी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो वाले वैक्यूम एस्पिरेशन या सक्शन इवैक्यूएशन लिमिटेड फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक के थे, उसमें भी एमवीए मैक्सिमम 7 वीक तक का था। डीएनसी बहुत कॉमन होता है जिसके 2 मेथड बताए गए, 2 स्टेज और 1 स्टेज, और लास्ट वन अपन ने एंड किया सेशन को 2 टर्म के साथ। तो ये सारी जानकारी आपको अबॉर्शन के बारे में दी गई। बचे हुए समय में क्वालिटी वाली बात करें तो एक बार कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं इन 3 दिन की पढ़ाई का निचोड़ निकालने के लिए। तो आइए प्रैक्टिस एमसीक्यू देखें अपने पास क्या क्या अवेलेबल हैं, तो 1 बाय 1 उन्हें देखें। फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ थ्रेटेंड अबॉर्शन। मैनेजमेंट करना है कौन से पेशेंट का,
थ्रेटेंड अबॉर्शन का अपना पहला वाला, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। थ्रेटेंड अबॉर्शन पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है। यदि वो मदर को हो गया है तो उसे मैनेज करने के लिए जो इंटरवेंशन करे जाते हैं उनमें कौन सा नहीं करना है। देखें यहां पे यूएसजी करते हैं कंफर्म करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल होता है हेल्थ असेसमेंट के लिए, ब्लड काउंट कर लो हीमोग्लोबिन काउंट के लिए, डीएनसी यहां देखें डायलेशन एंड क्यूरेट, यह काम आपको नहीं करना। कारण मैंने यह सिखाया थ्रेटेंड अबॉर्शन ही ऐसा था हमारा अकेला जहां फीटस सर्वाइवल के चांस थे। उसके अलावा हर वैरायटी में डेड फीटस को अपन रिमूव कर रहे थे। हम जानते हैं कि डीएनसी किया जाता है मरे बच्चे को बाहर निकालने के लिए, ना कि जिंदा बच्चे को मारने के लिए। और यही आपसे बोल रहे हैं कि थ्रेटेंड अबॉर्शन है, बच्चा जिंदा है, तो आप डीएनसी नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट के अंदर कंफर्टेबली आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट वन एमसीक्यू देखें, अपने पास क्या लेकर के आया इंफॉर्मेशन। यहां आ गए सेकंड एमसीक्यू पे। अब बात चल रही है 25 और प्राइमरी ग्रेविडा है और गैस्ट्रेशन है कितने का, 8 वीक का। 8 वीक का गैस्ट्रेशन है। अब क्या हुआ उसे, ये लो थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया। 8 वीक प्रेगनेंसी है, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया। सवाल क्या है, अल्ट्रासाउंड रिवील ऐसी फीमेल की यूएसजी कराते हैं तो क्या दिखता है। पढ़ाई यदि अटेंशन कंसंट्रेशन से करी है तो एक लाइन का आंसर है, ऑप्शन भी ना देखने पड़े, इतना सरल आंसर है। थ्रेटेंड अबॉर्शन की सोनोग्राफी में क्या दिखता है, जिंदा बच्चा, इंटैक्ट गैस्ट्रेशनल सैक। आइए देखें नंबर 1 क्या बोल रहा है, थिक एंडोमेट्रियम नहीं है क्योंकि अभी 8 वीक की है, इतनी मोटी नहीं हो सकती। एम्प्टी सैक बिल्कुल नहीं, जिंदा बच्चा है दिखेगा। कोलैप्स सैक वो भी नहीं क्योंकि बच्चा डेड नहीं है। सिंपल अपन ने पढ़ा हुआ है लाइन, वो लाइन क्या है, इंटैक्ट गैस्ट्रेशनल सैक बिल्कुल ऐसा दिखता है। आपको दिखाया भी था पढ़ाते समय कि थ्रेटेंड अबॉर्शन में इंटैक्ट गैस्ट्रेशनल सैक होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्या पूछना चाहता है वो हमसे, देख लीजिए उसको भी। रिगार्डिंग इनकंप्लीट अबॉर्शन, ठीक है, इनकंप्लीट अबॉर्शन पूरा याद कर लो, आधा आधा वो वाला सब कुछ सही है किसके अलावा, ठीक है। क्या गलत कहा इसने वो देखते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ टिश्यू पासिंग पर वेजाइना, ऐसी हिस्ट्री आती है कि वेजाइना के द्वारा कोई मास पास हुआ था, जी बिल्कुल हुआ था, आधा चला गया था, आधा अंदर पड़ा है। नेक्स्ट 1 सर्विक्स इज ओपन, सर्विक्स ओपन होती है तब तक ओपन रहती है जब तक पूरा नहीं निकल जाता। नेक्स्ट 1 अल्ट्रासाउंड में रिटेन प्रोडक्ट दिखता है, तो रिटेन प्रोडक्ट बिल्कुल दिखता है, यह भी सही है। अल्ट्रासाउंड में इंटैक्ट दिखता है, यह गलत है। यह स्टेटमेंट किसके लिए होता है, थ्रेटेंड के लिए। आपको इनकंप्लीट में गैस्ट्रेशनल सैक दिखाई नहीं देता, वहां तो सिर्फ रिटेन प्रोडक्ट ही दिखाई देते हैं। तो पढ़ने के बाद थोड़ा सरल है देना सवालों के जवाब। आते हैं नेक्स्ट वन पे, अगला क्वेश्चन यहां देखें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। अजी हम तो थाली पीट के घंटी बजा के कह सकते हैं पूरे अखंड विश्व में किसी भी प्रकार के अबॉर्शन का मुख्य कारण एक ही होता है, आंसर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट वन यहां देखें, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स सिंपल मीनिंग ओस ओपन, क्या होता है देखें, कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, सही है। बेस्ट डायग्नोज बाय हिस्ट्री, ठीक है। यहां मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट थिंग है। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स जब भी आया था आपको बोला था
कॉमन कॉज है रिकरेंट अबॉर्शन का। रिकरेंट अबॉर्शन को ही हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं, और वो ऐसी कंडीशन है जिसमें बार बार अबॉर्शन होते हैं, 3 से 4 बार। ऐसी समस्या वाली जब भी कोई महिला हमारे है पास आती, पहली लाइन बोलती है, साहब ध्यान से देखना, पहले भी 3-4 बार गड़बड़ हो चुकी है। तो उसकी हिस्ट्री ही एक बहुत बड़ा सोर्स बनती है कि क्यों आखिर 3-4 बार गड़बड़ हो चुकी है। आप और पूछते हो क्या वो शुरू के 3 महीने में गड़बड़ हुई थी या 14 महीना लगते ही, तो और बात मजबूत हो जाती है। तो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के लिए यह स्टेटमेंट होता है, डाटा कलेक्शन के समय मरीज की हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डायग्नोसिस में। इस लिहाज से अब ऑप्शन को देखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर जाएगा, इट इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय हिस्ट्री। नेक्स्ट वन पे आए, चलिए, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन मैंने कहा था, मिस्ड अबॉर्शन में डिस्कशन में हर एक लाइन से एमसीक्यू बन सकता था। तो मिस्ड अबॉर्शन में कॉज वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या थी? मरा बच्चा पड़े रहने से 2 गिनाई थी, डीआईसी, सेप्टिसीमिया। आइए देखें, पहला बोन मैरो, मतलब नहीं, रप्चर यूट्रस नहीं पड़ा, बीटा सीजी ज्यादा नहीं, कोएगुलोपैथी। ये कोएगुलोपैथी आपके डीआईसी का लास्ट सी है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। अपन ने देखा भी है, मिस्ड अबॉर्शन की कॉम्प्लिकेशन 2 ही पढ़ाई है, डीआईसी, सेप्टिसीमिया। आपको आंसर मिल गया, डीआईसी के सी में कोएगुलेशन आता है, तो मिस्ड अबॉर्शन की कॉम्प्लिकेशन आंसर कोएगुलोपैथी। चलिए आगे अगले सवाल पे इधर आ जाते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन 15 वीक का गेस्टेशन है, उसके बारे में बताएं। 15 वीक हो गए और थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, तो क्या उसमें पहचानेंगे? नंबर 1, पेन इज करेक्टर, गलत बात, पेन तो बहुत कम होता है। इंटरनल ओस ओपन, गलत बात, ओस क्लोज। फेंटिंग इज करेक्टर, मदर को चक्कर बेहोशी नहीं आते हैं। ब्लीडिंग इज यूजुअली माइल्ड, यह सही है कि ब्लीडिंग और पेन या तो ना के बराबर या बहुत कम होते हैं। इस लिहाज से इस एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होता है, सेट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। थेरेपी इन थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड में आपने मदर को आराम करने के लिए क्या, 2 वीक तक काम ना करने के लिए कहा, इलाज में क्या दिया? तो याद करना, इलाज में मैंने दिलवाए थे आपसे 2 इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन और एससीजी वाले। उसको याद करते हुए देखें, 100% क्या देना है? प्रोजेस्टेरॉन आईएम। क्या बिल्कुल नहीं करना? डीएनसी। अपन दे सकते हैं आईएम। यह भी सही है कि यहां लिख दिया प्रोलॉन्ग, ये गड़बड़ हो गई। बेड रेस्ट सही था पर वो 2 वीक का था, लंबा 9 महीने का नहीं था, तो ये गलत हो गया। रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी सही है पर थेरेपी पूछी है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। इसका अल्टरनेट और क्या हो सकता था? एससीजी। उम्मीद है इन सभी सवालों को आसानी से कर पाने में सक्षम है अपन। 3 लेक्चर में की गई मेहनत के बाद आते हैं और भी हैं आपके लिए, छोड़ेंगे नहीं। 5-7 सवाल बता करके आगे बढ़ेंगे अपन। ले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इधर देखें। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिक कॉज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। ये अपना पहला एमसीक्यू पहले लेक्चर का लैंग्वेज थी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में 3 बीमारियां, अबॉर्शन, एक्टोपिक में मोलार, और मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? अबॉर्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर चला जाएगा हमारा अबॉर्शन। सही होते हुए बेचारा लास्ट में पड़ा है डी पे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन यहां देखें। ए मल्टीग्रेविडा एडमिटेड एट 10 वीक गेस्टेशन विथ ब्लीडिंग। 10 वीक पे ब्लीडिंग हो गई, अर्ली हेमरेज है। आगे का पूछ रहा है नर्स का फर्स्ट एक्शन। ये आपका दूसरा एमसीक्यू जो मैंने बताया था। इनिशियल इंटरवेंशन क्या होता है? सैनिटरी पैड काउंट करना, ब्लीडिंग असेस करना। बड़ा आसान सवाल है, जवाब दे देंगे।
प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स, प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स। एग्जैक्ट और राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, जो आपको पहले भी बता दिया गया। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन पे आए, क्या लिखा हुआ है? वेजाइनल ब्लीडिंग अकर बिफोर 28 वीक गेस्टेशन। एम्स भोपाल 2018 का ये एमसीक्यू है, बस सन नहीं लिखा, बाकी लैंग्वेज ऑप्शन वो सेट है। 28 वीक से पहले ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? इतना ही बोला इसने और 4 ऑप्शन दे दिए। बड़े ध्यान से सुने। यदि इनएविटेबल अबॉर्शन आंसर है तो इसे ब्लीडिंग में सीवियर का नेचर डालना चाहिए था। मिस्ड अबॉर्शन यदि आंसर है तो ब्लीडिंग में डार्क या एब्सेंट डालना चाहिए था। इनकंप्लीट अबॉर्शन यदि आंसर है तो कंटिन्यू ब्लीडिंग डालना चाहिए था, पर सिर्फ ब्लीडिंग बोला और कुछ नहीं है, और कोई कैरेक्टर नहीं है, ना कोई भयंकर दर्द बताया, ना ओस खुला बंद बताया, ना लगातार बहता खून बताया, तो सिर्फ ब्लीडिंग है। इसलिए आंसर है हमारे पास में थ्रेटेंड अबॉर्शन, क्योंकि बाकी सबके पास कोई ना कोई अलग कैरेक्टर है। इनएविटेबल के पास टिश्यू पास होना, ओस खुला होना, सीवियर ब्लड होना, ऐसा कैरेक्टर है। इनकंप्लीट के पास रिटेन कैरेक्टर है, मिस्ड के पास एब्सेंट कैरेक्टर है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट वन, उसी एग्जाम का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ जाओ, मैंने बताया था लैंग्वेज घुमा करके, एक ऐसी बीमारी जहां पर अबॉर्शन स्टार्ट हो गया पर नॉट प्रोग्रेस, अभी तक इतना बुरा नहीं है कि रिकवरी ना की जा सके, मतलब रिकवरी करी जा सकती है, और करी जा सकती है तो आंसर थ्रेटेंड अबॉर्शन। क्लासरूम डिस्कशन से अराइज ये क्वेश्चन, जिसका जवाब देने में नहीं है हमें टेंशन। आइए एक और एग्जाम का एज इट इज क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? मॉडरेट टू हैवी ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद ओपन सर्वाइकल ओस। कितना जबरदस्त इंडिकेशन दे रहा है, हैवी ब्लीडिंग है और ओस खुला है। हैवी ब्लीडिंग और ओस खुला, इनएविटेबल से भला कौन है बड़ा? तो आंसर अपने पास में इनएविटेबल अबॉर्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, अगले एमसीक्यू पे चलें, देखते हैं क्या लेके आ रहा है। बड़ा छोटा था। मैकडोनाल्ड, एक बार में आंसर पता है तो आगे बढ़ो। मैकडोनाल्ड और शिरोडकर 2 भाई होते थे, क्या करते थे? सर्विक्स का मुंह बंद करते थे। ऑपरेशन सर्कलेज ऑपरेशन, यहां पे किसके लिए किया जाता है? रिकरेंट अबॉर्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, यहां आ जाइए, इसे देखें, लैंग्वेज पढ़े बड़ी अच्छी सी। 27 साल की है, अस्पताल में भर्ती हो गई, स्पॉटिंग, लेकिन कोई पेन नहीं है, कोई पेन नहीं है, स्पॉटिंग हुई है। आगे हिस्ट्री बता रही है 3 मंथ एमिनोरिया, 3 महीने से प्रेग्नेंट है, और कंफर्म था टेस्ट जब उसका फर्स्ट पीरियड मिस हुआ। अब उसे लग रहा है सस्पेक्टेड केस ऑफ अबॉर्शन, लग रहा है कि अबॉर्शन है, तो वो कौन सा है? 5 लाइनों की रामायण गा दी, पर बात सिर्फ एक ही थी, मुझे 3 महीने से एमिनोरिया है, हमने उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी मान लिया, अभी सिर्फ स्पॉटिंग हुई है, कोई पेन नहीं है और डाउट लग रहा है। जहां डर है वहां थ्रेट है, और जहां थ्रेट है वहां थ्रेटेंड है। आंसर सी। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, और भी एमसीक्यू हमारा वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन ये लीजिए, इधर आ जाओ। टाइप ऑफ अबॉर्शन, जहां पे अपन पहुंच गए हैं, जहां रिकवरी इम्पॉसिबल है, ये सही है। अब हम वहां पहुंचे हैं जहां रिकवरी इम्पॉसिबल है, तो वो अबॉर्शन इनएविटेबल। तो आप लोग देखेंगे कैसे लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर करके प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। आगे और बढ़ते हैं, पूरा 21 एमसीक्यू का सेशन है, 4-5 और रिमेनिंग है, उन्हें देखें। एम्ब्रियो और फीटस डाई, मर गया बट नॉट एक्सपेल, अंदर ही पड़ा है, मरा बच्चा अंदर पड़ा। आगे, ऑफन डिस्कवर बाय व्हेन FHS इज एब्सेंट, फीटल हार्ट रेट नहीं आ रही, हाँ मर गया तो क्यों आएगी? फीटस मस्ट बी एक्सपेल्ड, DIC और इंफेक्शन, ये लो सारी बात हो गई। अंदर ही है, मर गया, DIC कर सकता है, सेप्टिसीमिया कर सकता है, कौन है वो?
मिस्ड है, फिशी है, ब्लडी है, कैर्नियस है। आंसर मिस्ड अबॉर्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू क्या है अपने पास, यहां आ जाइए। बड़ा सारा एमसीक्यू, डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलो, क्लाइंट कहां पर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। क्या रिपोर्ट कर रही है, ब्लीडिंग हो गई, गलत हुआ। आगे क्या बोल रही है, लग रहा है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन है, चलो यही है। अब नर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए क्लाइंट को कि घर पे रहो और मैनेजमेंट करो। मैंने सिखाया था घर पे भेजना है ज्ञान देकर के। अब आगे, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट फर्दर एजुकेशन, ऐसा क्या कहे कि उसे और पढ़ाना पड़े। ऑप्शन देखिए, नंबर 1, आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ प्रेगनेंसी। ये बोल रही है कि मैं 9 महीने आराम करूं, गोली मार देंगे 9 महीने आराम करूं, सिर्फ 2 वीक तक आराम करना है। आगे, आई विल अवॉइड सेक्स, हाँ सबर रख ले थोड़े दिन, क्या फर्क पड़ रहा है बताया भी तो हमने है। आगे, आई विल काउंट नंबर ऑफ पैड, ये तो धर्म है जिससे पता चलेगा ब्लीडिंग कम है या ज्यादा। और लास्ट वन, आई विल वॉच एविडेंस ऑफ टिश्यू। सारे पुण्य कर्म करने के थे पर एक अधर्म इसने कर दिया, 9 महीने आराम की गोली खाने का। इसीलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रोलॉन्ग रेस्ट नहीं करना है, आपको 2 वीक तक का रेस्ट रिकमेंडेड है। तो ये अपने पास ये एमसीक्यू। चलें लगभग लास्ट दौर में, तो अपने पास ये आ गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करना है, देखिए आंसर क्या हो सकता है, मैफेप्रिस्टोन, मीजोप्रिस्टोल, खाजा गोली एमटीपी किट के नाम पे सर्वाधिक यूज, प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग ऑफ चॉइस, सारे कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा ये वैरायटी है, ये बंद कर दिया गया है और ये कम्युनिटी लेवल लिमिटेशन है। इस लिहाज से चारों को देखते हुए ए और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, पर इन दोनों में भी बेस्ट अपन ए को बताएंगे क्योंकि सर्जरी में ज्यादा अपन फोकस करते हैं किसको, डीएनसी को। तो इस लिहाज से आंसर ए, मैफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रिस्टोल। नेक्स्ट वन आगे चलें, इधर आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन ईएसआईसी वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू टर्मिनेट सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर टर्मिनेट करना है, बड़े ध्यान से सुनना। अब आगे, ऑक्सीटोसिन परफेक्ट है, मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे, 56 दिन का जुगाड़ था। वैक्यूम एस्पिरेशन नहीं देंगे, 7 वीक का जुगाड़ था। मैफेप्रिस्टोन कॉम्बिनेशन में जुगाड़ था। तो बेस्ट आंसर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। आते हैं आज के सेशन के लास्ट एमसीक्यू पे, 21 पे। क्या चाहता है वो, सर्कलेज ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है? तो बड़ा सिंपल है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, ऑप्शन बी। तो दोस्तों सारे ये अपने एमसीक्यू जो अपने प्रीवियस 3 लेक्चर से कंटिन्यू चल रही फर्स्ट डिजीज कंडीशन को रिलेट करते थे। उम्मीद है तीनों लेक्चर की इफेक्टिविटी और उनका प्रोडक्टिविटी इन एमसीक्यू को सॉल्व करते समय आपको फील हुई होगी। ऐसे लगातार बने रहिए और भी अगली क्लासेस के इंतजार में। आज और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।